धर्म विशेष के साथ जब पिछले देखिए धर्म विशेष के साथ तो हमेशा ही अत्याचार होता रहा है लोगों के साथ में, लेकिन पिछले 11-12 साल से तो ये एक तरह से यानी एक नॉर्म बनता जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर भी अपने इलेक्शन की रैलीज में भी उस पर्टिकुलर कमेटी को नाम लेके टारगेट करते हैं जाके। तो यही अपराध है, इसके अलावा कौन सा अपराध है? बाकी तो दिल्ली दंगों तो दिल्ली का हर आदमी जानता है कि दिल्ली के दंगे किसने करवाए। जिन लोगों ने दंगे करवाए उनको तो FIR भी नहीं हुई, वो तो जेल के अंदर भी नहीं गए, वो तो आज मिनिस्टर बने हुए हैं। धकेल रही है ना बीजेपी, तो देश को उसी तरफ धकेल रही है, उसी तरफ उसी रास्ते पे ले जा रही है कि पब्लिक खड़ी हो, पब्लिक रिवोल्ट करे। जब आपने अब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे तो उसके बाद इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। वही खारिज, सुनवाई अधूरी और इंसाफ नदारद, कुछ ऐसी ही कहानी उस परिवार उन लोगों के हो गए जिनको CNRC के चलते जेलों के भीतर डाल दिया। 5.5 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो कोर्ट कहती है कि बेल अधिकार है, वो पूरी तरीके से बेल को खारिज की जा रही है। ऐसे में हमारे साथ उमर खालिद के पिताजी हमारे साथ, उनके फादर हैं। सर, आप कैसे देखते हैं 5.5 साल का समय देखते ही देखते बीत गया और अभी तक खालिद उमर को जमानत नहीं मिली? देखिए, असल में खालिद उमर या उनके साथियों को ज़मानत का न मिलना हमारे लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, जब हमारे पूर्व चीफ जस्टिस कई बार कह चुके हैं और उसके बाद वाले भी चीफ जस्टिस कह चुके हैं, उससे पहले वाले भी चीफ जस्टिस कहते हैं कि बेल नियम है और जेल अपवाद है। हाँ, बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये नारा या ये बात उमर खालिद उनके साथियों के लिए नहीं है, तो किसके लिए है? चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि मेरे दौर में A to Z सबको बेल मिल गई, लेकिन A to Z में ये नाम नहीं आते जो नाम आज जेल के अंदर बंद है 5 साल से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ देश में जो कानून है, जो फैसले हो रहे हैं, वो फैसले ख़ास लोगों के लिए नहीं होते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं होते हैं और कुछ ख़ास लोगों के लिए होते हैं। तो मेरा कहने से भी है कि हमको ये देखना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, काले कानून जिन्हें कहते हैं। उनमें से UAPA भी एक कानून। UAPA लाया गया था टेररिज्म को रोकने के लिए, लेकिन अब UAPA को जनरली अप्लाई किया जा रहा है, किसी पे भी अप्लाई किया जा रहा है और उसको इतना ज़्यादा जनरलाइज कर दिया गया कानून को कि अब वो किसी पे भी लगा सकते हैं आप। UAPA का मतलब यही है कि आपको बेल नहीं मिलेगी। UAPA का मतलब ये है कि आपको कई सालों तक जेल में रहना पड़ेगा, चाहे आप एक्विटल होकर बाहर आ जाएं, लेकिन आपको बेल नहीं मिलेगी। तो ये जो काले कानून हमारे यहाँ लाए गए हैं, ये सरकारों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, ये प्रशासन को फ़ायदा पहुँचाते हैं, ये पुलिस को फ़ायदा पहुँचाते हैं, आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचाते हैं, न ही आतंकवाद का खात्मा कर पा रहे हैं। क्या ऐसे कानून और अदालतों का इस्तेमाल उस धर्म विशेष के लोगों के लिए किया जा रहा है जो पहले ही बड़ी मुश्किल से आवाज़ उठा पाता है और एक कोशिश है कि उस आवाज़ को दबा दिया जाए? जी, हम तो ये देख रहे हैं कि धर्म विशेष के साथ जब पिछले देखिए धर्म विशेष के साथ तो हमेशा ही अत्याचार होता रहा है लोगों के साथ में, लेकिन पिछले 11-12 साल से तो ये एक तरह से यानी एक नॉर्म बनता जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर भी अपने इलेक्शन की रैलीज में भी उस पर्टिकुलर कमेटी को नाम लेके टारगेट करते हैं और कभी कह रहे हैं कपड़ों से पहचान लेंगे, कभी कुछ इस तरह की बातें कहते हैं। तो जब सूरत ये हो जाए कि अगर सरकार भी जो सबके वोटों से चुनकर आती है वो एक ख़ास समुदाय को अपना दुश्मन बना ले या दुश्मन को बताने की कोशिश करे या उसको टारगेट करे, तो आज वो फिर लोकतंत्र कहाँ रह पाएगा? लोकतंत्र की तो बुनियादी ये होती है कि लोकतंत्र के अंदर सबसे ज़्यादा सुरक्षित उसकी माइनॉरिटीज़ होती है। क्या लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाना ही गुनाह बन गया इस देश के? ऐसा लग रहा है इस वक्त तो ये लग रहा है कि आप लोकतंत्र की ये CAA जो मूवमेंट थी वो बुनियादी तौर पर लोकतंत्र की आवाज़ थी। ये जो लोग खड़े थे वो ये कह रहे थे ना कि ये कह रहे थे कि ये जो कानून लाया गया है ये कानून डिस्क्रिमिनेटरी है, ये संविधान के विरुद्ध है, आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को उससे बाहर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये आवाज़ उठाना उनका गुनाह बन गया। भाई उनके पे इल्ज़ाम क्या है? यही इल्ज़ाम है ना कि उन्होंने CAA की तहरीक चलाई थी,
शाहीन बाग खड़े किए थे, शाहीन बाग में भाषण दिए थे जाके। तो यही अपराध है, इसके अलावा कौन सा अपराध है? बाकी तो दिल्ली दंगों तो दिल्ली का हर आदमी जानता है कि दिल्ली के दंगे किसने करवाए। जिन लोगों ने दंगे करवाए उनको तो FIR भी नहीं हुई, वो तो जेल के अंदर भी नहीं गए, वो तो आज मिनिस्टर बने हुए हैं। बिल्कुल, उसी से जुड़ा एक सवाल है सर कि किस तरीके से कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई कि कैसे फर्जी मुकदमे बना गए, 17 मुकदमे में लोगों को बरी कर दिया गया है। तो जब कोर्ट को वहाँ पर नज़र आ रहा है कि कैसे फर्जी मुकदमे, तो इन केसेस में क्यों पूरी तरीके से एक नज़र जो है आंखें बंद कर ली गई है? देखिए, मैं असल में ये बात कहना चाहता हूँ कि होता क्या है कि जब आप कहीं ना कहीं ये बात नज़र आती है कि इसके पीछे सरकार का हाथ है। अगर अदालत फैसला नहीं दे रही है तो कोई ना कोई रीज़न है उसके पीछे। अब पिछली बार एक जज ने ये इन लोगों पर आवाज़ उठाई थी, जिन लोगों को पे FIR नहीं हुई उनको कहा FIR करो, उसका ट्रांसफ़र हो गया रातों रात। तो इसका मतलब ये है कि अदालतों पे भी प्रेशर लाया जा रहा है। लोकतंत्र पे अगर अदालतों पर प्रेशर ला के उनसे मनमाने फैसले करवाए जाएंगे तो लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा, और वैसा ही हो रहा है हमारे देश में। सर, अगर अदालतें खामोश हो जाएंगी, अनसुनी हो जाएंगी, तो न्याय के लिए कहाँ जाना पड़ेगा और कौन आवाज़ उठाएगा? देखिए, हमारा कहना सिर्फ ये है कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि आपको ना लेजिस्लेचर से इंसाफ मिल रहा हो, ना ब्यूरोक्रेसी से इंसाफ मिल रहा हो, ना अदालत से इंसाफ मिल रहा हो, तो फिर इसका मतलब है कि लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। और तो उस वक्त इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि पब्लिक खड़ी हो, इसलिए कि हमारे देश में लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र तो पब्लिक है ना, पब्लिक तय करती है कौन सत्ता में रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो पब्लिक को सामने आना चाहिए। अब बीजेपी जब उसी युवाओं को बाहर लाने की, जागरूक करने की बात की जाए, तो वो कह रहे हैं कि आप नेपाल और बांग्लादेश बनवाना चाहते हैं युवाओं के हाथ में। तो नेपाल और बांग्लादेश गलत थोड़ी बना था। नेपाल में भी वहाँ के इसमें आग लगवाना चाहते हैं। देखिए, आग वाग कुछ नहीं लगी। सत्ता पक्ष ने जब जुल्म किया उसके खिलाफ पब्लिक खड़ी हुई। सत्ता पक्ष ने नेपाल में जुल्म किया तो उसके खिलाफ पब्लिक खड़ी हुई। सत्ता पक्ष ने जब श्रीलंका में जुल्म किया तो उसके खिलाफ सत्ता पक्ष हुई। तो जब पब्लिक ही तो असल है ना, किसी भी लोकतंत्र के अंदर पब्लिक असल होती है। जो आप सत्ता में बैठे, वो भी पब्लिक की वजह से बैठे हुए हैं। जब चाहे पब्लिक उनको उतार ले सत्ता से। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये कहना कि श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर युवाओं ने आगे बढ़कर जो काम किया वो गलत था, तो वो तो वहाँ तो इनकलाब आ गया, वहाँ तो रिवोल्यूशन आ गया। क्या उन्हीं आवाज़ों से डर रही है बीजेपी, कहीं वही आवाज़ ताकतवर ना हो जाए? तो धकेल रही है ना बीजेपी, तो देश को उसी तरफ धकेल रही है, उसी तरफ, उसी रास्ते पे ले जा रही है कि पब्लिक खड़ी हो, पब्लिक रिवोल्ट करे। जब आपने अब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे तो उसके बाद इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा, वही एक रास्ता। आपने CNRC का जिक्र किया जिससे पूरी लड़ाई शुरू हुई। असम के ऑफिशियल जो ट्विटर से एक वीडियो जारी की जाती है कि अगर CNRC नहीं हुआ तो मुसलमान ही पूरी तरीके से असम में हो जाएंगे, और वीडियो जारी करे कि कैसे मुसलमान कत्ल कर रहे होंगे जानवर। ये देखिए, असल में क्या है, क्या मुसलमानों नफरत फैलाने की कोशिश है? नहीं, असल में मुसलमानों का एक डर और खौफ बना के पेश किया जा रहा है। आप ये बताइए, पूरे देश में मुसलमानों की आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है, आप बताइए। वो तो गिर रही है बराबर। और दूसरी बात ये कि आसाम के अंदर भी उनकी जनसंख्या को जिस तरह बढ़ा के पेश किया जा रहा है, तो असल में मुसलमान कोई बाहर के आए हुए लोग हैं क्या? इसी देश के लोग हैं। मेरठ में जो धर्म गुरु है राम भद्राचार्य, वो कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान बन गए जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। नहीं, मिनी पाकिस्तान क्या होता है, सवाल ही पैदा होता है। बयान क्यों दिए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, इस तरह के बयान देकर जो है लोगों को ये एक तरह का डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम वो लोग हैं जो यहाँ पे एक समुदाय के ख़िलाफ़ है, हम वो लोग हैं जो यहाँ पे ये सब नहीं होने देंगे, तो हमको सत्ता में रहना चाहिए। ये सिर्फ सत्ता में रहने के लिए इस तरह की हरकत की ये भी कह रहे हैं कि इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार होता है, 25-25 बच्चे पैदा कराए जाते हैं और बूढ़े होने पर तलाक दे दिया जाता है। ऐसा ये सब बेकार की बातें हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आंकड़े क्या कहते हैं। आप बताइए, मुसलमानों की जनसंख्या गिर रही है, मुसलमानों में बाईगेमी जो है वो हिंदुओं में ज़्यादा है, मुसलमानों के मुकाबले में दूसरी तबक़ात में ज़्यादा है। तो ये कहना मुसलमान के नाम पे सत्ता में काबिज रहना, बस सत्ता में काबिज रहने के लिए नाम लिया जाता है। अब सर आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्या उम्मीद है अब आपको, आप लोग सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुके हैं, क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि आपके हक़ में कोई फ़ैसला सुनाया जाएगा? देखिए, असल में हम इस वक्त में किसी उम्मीद की बात कहने की पोजीशन में नहीं रहे हैं, इसलिए कि अगर हम ये कहें हाँ हमको उम्मीद है और बाद में अगर खुदा न खास्ता फैसला गलत हुआ तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमने एक कोशिश की है, देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार इसी में 3-4 दिन के अंदर 2 बार एडजमेंट हो गया, तो अगर इसी रुख पे चलना है जैसे पहले हुआ था 14 बार, फिर वैसे ही होने वाला है।
तो बहरहाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो हमारे लिए आखिरी रिसॉर्ट है। जी। सुप्रीम कोर्ट में गए, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद से भरे हुए हैं। उमर खालिद के फादर थे जिनसे आप बातचीत कर रहे थे इस पूरे मुद्दे को लेकर के, जो हालात मुसलमानों के समय होते जा रहे हैं, और आपने बातचीत सुनी। आपको क्या लगता है कि उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलेगी या वहाँ से भी बड़ा झटका लगेगा? जो भी आपकी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।